अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमसी पैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 20 की। इसके अलावा बाकी जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 अप टू टेस्ट नंबर 19, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएँ, वहाँ से आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक्स हैं, लिंक्स पे क्लिक करेंगे सो वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट ऑप्शन को मार्क नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ टेस्ट की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अगर आप टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप सारी वीडियोस कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी एक दफ़ा देख लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो एक दफ़ा इनकी PDF फाइल्स डाउनलोड करें, आंसर कीज़ एक दफ़ा एटलीस्ट पढ़ के जाएँ। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। So let's start our video. The first MCQ is ionization energy depend on which of the following factor. सबसे पहले तो ये देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एटम, हम इसको एनर्जी देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ठीक है, अब रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। वो हमारे पास है साइज़ ऑफ एटम्स, बिल्कुल साइज़ ऑफ एटम इफेक्ट करता है। जितना एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, तो उतना न्यूक्लियस से उसका इलेक्ट्रॉन दूर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा, हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक साइजेस अगर ज़्यादा होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, लेकिन अगर एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी आयनाइज करने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है बिल्कुल कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ शेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ शेल्स और साइज़ देखें, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं ग्रुप्स में तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, शेल्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे होते हैं। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा, तो इन टर्न क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती जाएगी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, मतलब A, B, C, these are the factors which affect ionization energy. MCQ number 70, angles in a unit cell are denoted by what? यूनिट सेल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्यूबिक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर डिफरेंट एंगल्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। सो ऑप्शन नंबर C जो है ना यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज आर कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल मीन्स जिनसे हम कॉइन्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन A में है हमारे पास गोल्ड, ऑप्शन B में है सिल्वर एंड ऑप्शन C में है कॉपर। सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉइनेज मेटल होते हैं ये ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, दीज ऑल आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्के जो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एनिमल इनहेल एयर ऑक्सीजन विल मूव इनटू द लंग्स ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा लॉ है? दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑप्शन B करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नॉन एज व्हाट। अब वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल, और वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है दैट इज़ नोन एज नोडल प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास है अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट। अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर। ठीक है, अब बहुत सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं हमारे पास पॉलीमर बनता है और उसको हम कहते हैं दैट इज़ प्रोटीन। अब कहता है कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर A जो है दैट इज़ करेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमीनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे NH2 लगा दें, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है। अब इसको एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच कर दें। ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मज़ीद आप मतलब पूरा आप लोगों ने क्या करना है, अमीनो एसिड बना लेना है। यहाँ पे NH2 होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे R। अब होता है क्या है, ये R क्या है, दिस इज़ अल्काइल ग्रुप। यहाँ से OH, यहाँ से नाइट्रोजन का एक H जो है ना वो रिमूव हो जाता है। तो रिजल्टेंटली हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बाकी इसकी ये चेन अटैच कर दें, इधर भी अटैच कर दें। ये जो बॉन्ड है ना दिस इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन A ठीक होगा। इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो मीन्स लाइट, वो रिएक्शन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उनका जो ऑर्डर होता है ना दैट इज़ 0। सो ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज़ करेक्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है, फिंगर टिप पे बुक की लाइन्स है। नेक्स्ट हमारे पास हिस लॉ इज़ नॉन एज व्हाट। हिस लॉ को हम कहते हैं
लॉ ऑफ हीट सबमिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हिस लॉ क्या कहता है कि अगर एक रिएक्शन है, ठीक है, एक कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, अब ये एक स्टेप में भी हो सकता है, या आप पहले ए को सी में कन्वर्ट कर दें, सी को डी के अंदर कन्वर्ट कर दें, फिर डी को बी में कन्वर्ट कर दें, मल्टीपल स्टेप में इनका जो सम होगा ना वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, एंथैल्पी जो होगी वो इनकी सेम होगी। MCQ नंबर 77, ऑल एलिमेंट गेट देयर स्टेबलाइजेशन टू अटेन नियरेस्ट टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दी या गैसेस जो होती हैं, दीज आर नोबल गैसेस, जैसे हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह। अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो उसकी कन्फिग्रेशन इस तरह की 1s2 2s2 एंड 2p6। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं पूरे हैं तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर ये आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। सो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम स्टेबल हो जाएं, और इनकी स्टेबिलिटी के लिए ये करते क्या है कि नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। जैसे हमारे पास सिंपल हम पढ़ लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड के अंदर हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको देखें, थर्ड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। जब ये एक इलेक्ट्रॉन मजीद मतलब एक्सेप्ट करेगा कहीं से तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, मतलब बैलेंस में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो ये इसके नियरेस्ट में कौन सा नोबल गैस है, दैट इज आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग इज द टर्म एज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हम लोग कहते हैं किस चीज़ को, अल्कोहल को। अल्कोहल में आपके पास क्या होता है, अल्केन्स है, ठीक है, उसके साथ आप क्या अटैच कर दो, OH, ये आपके पास क्या है, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। फिनोल और ईथर्स में आपके पास, फिनोल में आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग है उसके साथ OH अटैच कर दिए, फिनोल हो गए। ईथर्स में क्या होता है, ROR होता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स में क्या होता है, एल्डिहाइड्स में R C डबल बॉन्ड O और H। कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड पे आपने हाइड्रोजन लाजमी लगाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईथीन। ईथीन की अगर हम बात करते हैं तो ईथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, C डबल बॉन्ड C और साथ में हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है। सो ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय व्हाट। कौन सा एंजाइम है जो को सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, दैट इज इन्वर्टेज। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना दैट इज करेक्ट। सुक्रोज हमारे पास होता है C12H22 और O11, इसको हमने कन्वर्ट करने किस चीज़ के अंदर, C6H12O6 के अंदर, C6H12O6 के अंदर। इसमें एक हमारे पास होता है ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास होता है फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस आप लोगों को पता है कि नहीं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कौन सा एल्डिहाइडिक होता है, कौन सा कीटोनिक इन नेचर होता है। एनीवेज इनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेज। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म व्हेन ईथीन रिएक्ट विद डैश। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ जब हम अल्कीन को रिएक्ट करवाएंगे ना तो तब क्या बनेगा हमारे पास, वी विल गेट ब्रोमोनियम आयन। और जो आपके पास आंसर कीज़ है ना, आंसर कीज़ में हमारे पास आंसर गलत लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो इसका मैं आपको केमिकल रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। आपके पास है अल्कीन, ठीक है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आप क्या अटैच कर दें, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें तो ये बन जाएगा ईथीन। ईथीन को आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो पाई बॉन्ड है इसने अटैक करना है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन के ऊपर। जब अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो रिजल्टेंटली हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह का आयन बन जाएगी। ब्रोमीन जो है ना यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। इस ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखें दूसरी साइड पे आपके पास Br नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो ये यही आपसे पूछ रहा है कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन कब होगी, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन।
अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि जो आपके पास ये ब्रोमाइड आयन है ना, इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेना है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास एंड पे प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन और ये H, ठीक है। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास द वैलेंसी ऑफ एन एटम विल बी 1 इफ देयर इज अ सफिशिएंट गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डैश। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज करेक्ट। वन की बात कर रहे हैं, मतलब वैलेंसी ऑफ एन एटम इज 1, तो अगर 1 है तो पॉजिटिव 1 होगा। पॉजिटिव 1 कब बनेगा? जब हम किसी भी एलिमेंट को एनर्जी देंगे और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी जाके हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव वैलेंसी वो एटम शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन अ वोल्टाइक सेल फ्लोज फ्रॉम व्हाट? वोल्टाइक सेल में हमारे पास 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक एनोड कंपार्टमेंट होता है, दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट होता है। अब जो एनोड कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर एक रॉड लगा होता है जो बना होता है किस चीज़ से? जिंक मेटल से, और इसके अंदर जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज़ 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दूसरी साइड पे कैथोड कंपार्टमेंट में हमारे पास होता है इलेक्ट्रोड कॉपर से बना हुआ, ठीक है, कॉपर मेटल से, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज़ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसको हम इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। एक्सटर्नल इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड में हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं टुवर्ड कैथोड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। अब इसमें इसकी डायग्राम मैंने ओपन करके इसलिए नहीं बनाई कि मैं कई दफ़ा बहुत सारे टेस्ट के अंदर ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द फाइनल स्टेप टू बैलेंस इक्वेशन इज। जब सबसे एंड पे हम स्टेप करते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, और उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? SN1 रिएक्शन को कौन से रिएक्शंस फेवर करते हैं? दीज आर नोन एज तो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये फेवर करेगा SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो है ना दीज आर ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन का तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा, C6H6। नेक्स्ट हमारे पास हु डिस्कवर्ड पॉजिटिव रेज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड व्हेन? गोल्डस्टन ने 1886 के अंदर क्या किया था कि डिस्कवर्ड पॉजिटिव रेज, जिसको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी प्रेजेंट इन अ रिएक्शन मिक्सचर और सिस्टम कॉल्ड? हमारे पास जो एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी जो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 88 द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन अ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज डिपेंड डायरेक्टली ऑन व्हाट? अब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, एटम के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, सॉलिड के अंदर और गैसेस के अंदर। अब यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज़ डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर डिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास क्या होंगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो लेस होंगी। जैसे हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स फार अवे होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, मतलब ये करीब नहीं आते हैं, ठीक है। इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड्स में अगर हम बात करते हैं तो गैसेस के मुकाबले में इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़रा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो लेस होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है, एटम की मॉलिक्यूल्स जो हैं सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, तो इनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड बिकॉज ऑफ डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, इट हैव द एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम गोज फॉर वाटर, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वंस वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर में हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑल्दो द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज what in case of water oxygen have 2 lone pair of electrons and these 2 lone pair of electrons can make 2 hydrogen bond per molecule। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में हमारे पास क्या होते हैं?
कि although फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बट इट हैव ओनली 1 हाइड्रोजन, सो पर मॉलिक्यूल इट कैन मेक ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. सो अगर हम if we compare the hydrogen bonding of water and hydrogen fluoride, so water have strong hydrogen bonding as compared to hydrogen fluoride. रीज़न मैंने आपको बता दिया. 90 में कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा हमारे पास रेट फास्टर होगा. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट. कोलिजन क्या होती है? कोलिजन हमके पास ये है, फॉर एग्जांपल एक बॉलर है, ठीक है, वो बॉल करा रहा है, अगर वो बैट्समैन के बैट पे अच्छे से लगेगी ना तो अच्छी कोलिजन होगी तो छक्का लगेगा, अगर अच्छी कोलिजन नहीं होगी तो हो सकता है बोल्ड हो जाए. नेक्स्ट हमारे पास व्हेन लाइट इज एक्सपोज टू ट्रांजिशन एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल इन डैश. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास होता कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसी तरह एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है. अगर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो वहाँ पे एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और अगर हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होगा. आप लोगों ने डी ट्रांजिशन पढ़ी होगी, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट. एफ ऑर्बिटल हमारे पास होंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए, ठीक है. और ये जो हमारे पास डी ऑर्बिटल कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, ठीक है. इस तरह ये जनरल मैं ये बना देता हूँ. अब ये जो हमारे पास है दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 92. कोल टार कंटेन मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट? कोल टार जो है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको अगर हम लोगों ने सेपरेट करना है तो वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन. नेक्स्ट हमारे पास हाउ एसिटिक एसिड इज कमर्शियली सिंथेसाइज्ड. कमर्शियली हम एसिटिक एसिड को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल ले लें, ठीक है, उसकी आप क्या कर लें, ऑक्सीडेशन कर लें. इथाइल अल्कोहल क्या चीज़ होती है? CH3 CH2 और OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल. आप क्या कर दो, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा. MCQ नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ऑन विच बेंजीन इलेक्ट्रॉन अटैक फास्टली? बेंजीन है, ठीक है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इसने रिएक्ट करना होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा दैट इज Cl पॉजिटिव. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट. आंसर कीज में ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट ही नहीं कर सकता. नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स डैश विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर मोल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स भी ग्रेटर होंगे, ज़्यादा होंगे. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग नीड्स. अगर आपने किसी चीज़ को बॉयल करना है तो उसके लिए हीट देनी होगी और हीट शुड बी कांस्टेंट. सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास फाइंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आप लोगों ने बताने हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास है 10 ऑक्साइड SnO2 जो है ना दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. देखिए ऑक्साइड्स इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है फिर राइट साइड है. लेफ़्ट साइड पे जो है ना दीज आर बेसिक ऑक्साइड, मतलब मेटल्स जो हैं बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. नॉन मेटल जो है ना दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. दरमियान में जो है हमारे पास होते हैं दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है. तो 10 जो है ना 10 हमारे पास दरमियान में ही लाइक आ रहा है, ठीक है, इनके, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल इज़ यूज्ड एज डैश. इथेनॉल को हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रिंक, बिल्कुल, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन वेट डाइंग एज वट. आप लोगों ने डाइस पढ़े हुए हैं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं एज अ डीकलराइजिंग एजेंट. सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास इन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बोनाइल सिस्टम इज इनहेंस्ड. अब आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है. तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल
फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे H है तो एल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, R ग्रुप अटैच कर दो दोनों साइड पे, तो फिर ये क्या होंगे, कीटोन्स होंगे। तो अगर आप इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हो, मतलब आप इसके अंदर क्या करते हो, न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाते हो, तो उसकी वजह से होगा क्या, ये जो कार्बन है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये ज़्यादा हो जाएगी। देखें ऑलरेडी हमारे पास ये जो कार्बन होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या बनता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। वजह, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, इसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी तरफ ड्रैग कर लेते हैं। रिजल्टेंटली हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं। ऑलरेडी ये जो कार्बन है ना, ये एक्ट कर रहा होता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे तो उसके बाद ये जो कार्बन है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की प्रॉपर्टी है वो और भी ज़्यादा एनहांस्ड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिसाइड द नेचर ऑफ मेथड एंड अडॉप्टेड टू फाइंडिंग ऑफ व्हाट। अब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स आपके पास बन रहे हैं, आपने उसकी नेचर जो है ना वो देखनी है कि उसकी नेचर क्या होती है। अब वो उस वजह से आप लोग क्या डिसाइड करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज करेक्ट। मतलब कि नेचर जो है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो बताएगी कि एक रिएक्शन कितना फास्टली मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, positive end of water surround the chloride ion and negative end of water surround sodium end of salt, which forces। देखिए सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड है, ये आयनाइज हो गया, इसने दिया सोडियम पॉजिटिव आयन और साथ में क्लोराइड आयन दे दिया। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड इन नेचर। अब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर को अगर हम आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, साथ में H पॉजिटिव आयन बनेगा। अब देखें ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सराउंड करेंगे। क्लोराइड आयन के अराउंड सारे H पॉजिटिव आयन सराउंड हो जाएंगे, सोडियम आयन है इसके साइड पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन सराउंड हो जाएंगे। अब वाटर जो है ये हमारे पास क्या है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर होते क्या हैं, पोल्स हैं। कितने पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव पोल और पार्शियल नेगेटिव पोल है। इसका मतलब है ये है डायपोल, 2 पोल्स हैं तो डायपोल बन जाएगा। अगर ये डायपोल है, वहाँ पे आयन है, तो हमारे पास जो फोर्सेस होंगी दिस वुड बी आयन डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास विद इम्प्यूरिटीज लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर द ओपन हर्ट प्रोसेस इज लाइन विद व्हाट। अब हमारे पास इम्प्यूरिटीज होती हैं सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे फॉस्फोरस और सल्फर। अब इसकी वजह से जो हमारे पास ओपन हर्ट प्रोसेस होता है, उसकी जो लाइनिंग हम लोग करते हैं ना, वो हम कर देते हैं किस चीज़ के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज करेक्ट। ओपन हर्ट प्रोसेस जो है ना, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज इन हीट एनर्जी एंड दिस स्टडी। अब हीट एनर्जी को आप लोग कौन सी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज करेक्ट। थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म मीन हीट। इन स्टैचोमेट्री वी फॉलो लॉ ऑफ डैश व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। स्टैचोमेट्री कैलकुलेशंस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है आपकी केमिस्ट्री का। तो वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू व्हाट। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, सो देयर प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास होगा ये। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसीटोन। अगर हम देखें तो कितने कार्बन हैं, 3, 1 2 3। सेकंड पे हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं 2 प्रोपानोन। ठीक है, 2 कार्बोनाइल पोजीशन की इंडिकेशन दे रहा है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर रिएक्शन हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन is converted into hydrogen atom, the change in enthalpy is called। अब यहाँ पे हमारे पास enthalpy change हो रही है ना, इसको हम कहेंगे enthalpy of atomization। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो,
मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर रहे हो एटम्स के अंदर, तो ये हमारे पास होगी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डैश ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। सो ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज सी। कोवेलेंट रेडियस आपने बताना है। ये आपके पास दो एटम है, इनके बीच में ये जो रेडियस है ना इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, और ये इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 110 दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपके पास वेरियस ऑप्शन आर गिवन, शुगर, बोरॉन, नाइट्राइट, आइस एंड सॉलिड आयोडीन इज गिवन। आपने इसमें से बताना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू व्हाट? EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू EMF ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस EMF ऑफ रिडक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस MCQ को आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वेव पैकेट आर क्वांटम नंबर इज ऑफन कॉल्ड फोटोन इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ लाइट। कि अगर हम लाइट पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सो उसने कहा था कि जो लाइट मूव करती है या जो एनर्जी मूव करती है इट मूव इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन x एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन y एक्सिस फॉर बॉयल्स वेरिफिकेशन द कर्व ऑब्टेन इज नोन एज आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम टेम्परेचर के ऊपर जो कर्व ऑब्टेन होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज आइसोथर्म। ये बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम है और दूसरी साइड पे प्रेशर है, इसके बीच में जो लाइन आ रही है, ठीक है, दिस इज नोन एज आइसोथर्म। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 114 ईथेन एंड हेक्सेन बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट ईथेन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हेक्सेन। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो स्ट्रक्चर क्या है इनका, ये हमारे पास है ईथेन, ठीक है। जब दो कार्बन है दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज नोन एज ईथेन। दूसरा आपके पास है हेक्सेन। हेक्सेन में आपके पास होता है CH3 CH2 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 एंड देन CH3, मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 होगा, इसको CH2 कर दें, दिस इज नोन एज हेक्सेन। और ये हमारे पास होता है ईथेन। दोनों के अंदर सिंगल बॉन्डिंग है तो हम एंड पे ANE लगा देते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इसमें चेन लेंथ किसकी ज़्यादा? हेक्सेन की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा कार्बन एटम है। तो याद रखें कि जितना आपके पास इनका जो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास या साइज़ जितना ज़्यादा होता जाएगा तो उतनी ज़्यादा इनके अंदर फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शंस ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। और दूसरी बात कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए दोनों मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है, तो बोथ आर नॉन पोलर, ये भी ठीक है। लेकिन चूंकि हेक्सेन जो है ना इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका साइज़ ज़्यादा है, तो इसलिए इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो लंडन डिस्पर्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और वो स्ट्रॉन्गर होंगी हेक्सेन में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉजिटिव आयंस आर माइग्रेटेड टूवर्ड डैश। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना वो मूव करते हैं टूवर्ड कैथोड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 116 इन सम केसेस ड्यूरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन प्रोमोट टू एक्साइटेड स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ डैश इंक्रीजेस। देखें आपके पास होता क्या है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है ग्राउंड स्टेट। जब हम एनर्जी देते हैं एटम को तो उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट हो जाते हैं एक्साइटेड, मतलब वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो जाती है, वो हो जाते हैं अनपेयर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2px 2py एंड देन 2pz। 4 यहाँ पे हो गए 5 और ये आपके पास क्या है 6। अब यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। हम लोग करते क्या हैं, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट, हम एक्साइटेड स्टेट इसका लिख लेते हैं, E.S मीन एक्साइटेड स्टेट। तो
पहले शेल की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि ये इनर शेल होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। सेकंड शेल की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी देंगे तो एस का जो ऑर्बिटॉल है वो किधर प्रमोट हो जाएगा, पी के अंदर। अगर ये प्रमोट हो जाएगा तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह बनेगी, टू पी जेड कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, पी एक्स के अंदर ऑलरेडी एक है, पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, पी जेड के अंदर क्या होगा, एस का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, पहले कितने थे, सिर्फ 2 थे। सो इसका मतलब है कि जब हम एक एटम को ग्राउंड स्टेट से लेके जाएंगे एक्साइटेड में तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ज़्यादा होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 117 में लिखता है कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट कलर व्हेन हीटेड ओवर द बर्नर, इट इज़ ड्यू टू व्हाट। आप लोगों ने एक टेस्ट पढ़ा हुआ है जिसको आप कहते हो फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में आप करते क्या हो कि जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल मीन्स ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम वगैरह, और अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स जो ग्रुप 2A के जो मेंबर्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है। तो इनको जब आप हीट करते हो फ्लेम पे तो होता है क्या है कि दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर। अब उसकी वजह क्या होती है कि एटम जो है ना ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हायर एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। अब जब इनकी डी एक्साइटेशन होती है तो उतनी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो एनर्जी इमिट कर देते हैं। जब एमिशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, लाइट आती है। तो एमिशन आपके पास कब होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी से लो की तरफ आएगा, तब आपके पास क्या होगी, एनर्जी की इमिशन होगी। वो जो इमिशन है उसका हम स्पेक्ट्रम लेते हैं या हमें कलर नज़र आता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। जब डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो एनर्जी की तरफ आएगा तो डी एक्साइटेशन होगी, उस वजह से हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये होता है कि जब आप कार्बन को रिप्लेस कर देते हैं किसी और एटम के साथ। तो अगर हम बात करते हैं MCQ पार्ट, अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में लिखा हुआ है थायोफीन। थायो मीन सल्फर, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें आप यहाँ पे सल्फर अटैच कर दें, सो दिस इज नोन एज थायोफीन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन में हमारे पास होता है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसको आप एक और बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दें, ठीक है, बीच में आप क्या लगा दें, पाई बॉन्ड लगा दें। अब ये आपके पास एक और ऑप्शन नंबर बी को मैंने बना दिया एंथ्रेसीन। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है फ्यूरेन। फ्यूरेन में हमारे पास होता है 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, आप इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दें ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा है पायरोल। तो पायरोल इज़ आल्सो 5 मेंबर्ड रिंग और आप इसके अंदर क्या लगा दें, नाइट्रोजन जो है वो अटैच कर दें। अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पे सल्फर सब्स्टिट्यूट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंथ्रेसीन की, तो एंथ्रेसीन के अंदर कोई भी एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी अल्कोहल कैन बी चेंज इनटू अल्कीन्स बाय व्हाट। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, आप चाहते हो कि आप जो है ना इसको कन्वर्ट कर दो अल्कीन्स के अंदर, तो आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट इज़ करेक्ट। एलिमिनेशन किसकी करेंगे, एलिमिनेशन आपने एक साइड से कन्वर्ट कर देना है, एक साइड से आपने उसको रिमूव कर देना है, हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास ये CH3 बन जाएगा, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 होता है, यहाँ पे आप इसके साथ अटैच कर दें OH। अब होता है क्या है, यहाँ से H, यहाँ से OH जो है ना रिमूव हो जाते हैं। अब जब रिमूव होंगे तब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसका मतलब है अल्कीन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। आपने करने क्या है, एलिमिनेट करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। MCQs नंबर 120, ब्रास एंड ब्रोंज हैव वन मेटल इन कॉमन। ब्रास और ब्रोंज जो हमारे पास है, दीज आर एलॉयज, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कॉमन होता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कॉपर। आपके पास जो आंसर कीज है वहाँ पे जिंक टिक किया हुआ है, बट एक्चुअली दैट इज़ कॉपर। अगर मैं आपको कंपोजिशन बताऊँ ब्रास की, तो ब्रास हमारे पास होता है कॉपर और जिंक से बना हुआ है, ठीक है। कॉपर इसके अंदर होता है तकरीबन 60 to 80% और जिंक हमारे पास होता है इसके अंदर 20 to 40%। लेकिन अगर हम ब्रोंज की बात करते हैं, जो यहाँ पे आपके पास सेकंड एलॉय है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड टिन।
कॉपर इसके अंदर होता है 90 to 95% और टिन जो होता है 5 to 10% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आप फेडरल बोर्ड की बुक में से वहाँ से देख सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, बल्कि जिंक, जबकि जिंक जो है ना दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन हैज़ अ वेरी लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओजोन क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है किधर? O2 और ऑक्सीजन एटम के अंदर। जब ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है तो उसके लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टेबिलिटी। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 122, विच ऑफ देम एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होंगे जिनके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनके अंदर अनपेयर्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वो हमारे पास होते हैं मेटालिक सॉलिड्स के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज करेक्ट। आयोनिक सॉलिड्स हैं, अगर उनको आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे, तब तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इन 17th सेंचुरी क्लियरली शोज दैट फ्यू एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। ये हमारे पास क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो हमारे पास ये होगा क्या? क्वांटिटेटिव कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन मीन्स किसी चीज़ की बनावट। ठीक है, मतलब एक चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको मैंने बताया है ना ब्रास का, कि वो क्या होता है कि हमारे पास कॉपर और जिंक से बना होता है। ये इसकी क्या है? ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी बताते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि जिंक इसके अंदर होता है तकरीबन 20 to 40%, कॉपर इसके अंदर 60 to 80% है। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव कंपोजिशन या क्वांटिटेटिव स्टडी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पेंटीन हैज़ हाउ मेनी आइसोमर्स। पेंटीन जो है उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? सो डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास PMC पैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 20। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड के साथ पेपर को सॉल्व किया है, लेकिन उसकी वजह यह है कि आप लोग सबकी डिमांड्स हैं कि सर जल्द से जल्द जो है ना इन पेपर्स को सॉल्व कराएं, क्योंकि आप लोग के टेस्ट बहुत ज़्यादा करीब, इनफैक्ट आई वुड से कि आपके बिल्कुल सर पे आके खड़े हुए हैं। सो बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट फॉर मोर वीडियोज़।